नमस्ते फैंटम दास्तान में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही एक रोमांचक दास्तान, द बरमूडा ट्रायंगल। हाँ बिल्कुल। बर्म्यूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक महासागर का वो बदनाम सा इलाका, बिल्कुल जिसे कुछ लोग डेविल्स ट्रायंगल मतलब शैतान का त्रिकोण भी कहते हैं। सही। और इसकी लोकेशन अगर देखें तो मोटे तौर पे फ्लोरिडा, बरमूडा द्वीप और प्यूर्टो रिको के बीच का हिस्सा है ना। हाँ लगभग वही। ये 3 कोने माने जाते हैं आमतौर पे। और ये फेमस क्यों है, क्यों है इतना रहस्य? फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ से जहाज़ों और विमानों के बड़े अजीब तरीके से गायब होने की कहानियां जुड़ी हैं। हाँ, बहुत सारे। हाँ मैंने भी सुना, कहते हैं 50 से ज्यादा जहाज और कोई 20 से ज्यादा हवाई जहाज लापता हो गए बिना किसी सुराग के। बिल्कुल। 50 जहाज, 20 प्लेन, ये आंकड़े अक्सर सुनने में आते हैं। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इस रहस्य के पीछे की कहानियां, जो मशहूर घटनाएं हैं और जो अलग-अलग थ्योरीज हैं, हाँ और साथ में जो साइंटिफिक नजरिया है, उसकी थोड़ी गहराई से पड़ताल करें। सही। जो जानकारी हमारे पास है, जो सोर्सेस हैं, उनके बेसिस पर सच और फसाने को अलग करने की कोशिश। एग्जैक्टली। क्या ये वाकई कोई मिस्ट्री है या कुछ और बात है? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये ट्रायंगल है क्या? इसका एरिया कितना बड़ा है? कोई फिक्स्ड बाउंड्री है इसकी? देखिए, यही पहली मजेदार बात है। इसकी कोई पक्की, कोई ऑफिशियली अग्रीड सीमा है ही नहीं। अच्छा, नक्शे पर नहीं मिलेगी? नहीं। आप मैप्स पर ढूंढेंगे तो बरमूडा ट्रायंगल नाम की कोई जगह मार्क की हुई नहीं मिलेगी। आमतौर पर जैसा हमने कहा, मियामी, बरमूडा और सैन जुआन, प्यूर्टो रिको को 3 कोने मान लिया जाता है बस। और साइज कितना बड़ा हो सकता है ये एरिया? साइज काफी बड़ा है और एस्टिमेट्स भी अलग-अलग हैं। कोई कहता है करीब 13 लाख वर्ग किलोमीटर्स, कोई कहता है 39 लाख वर्ग किलोमीटर तक। बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा हुआ। हाँ, 5 लाख से 15 लाख वर्ग मील का एरिया। सोचिए, कुछ लेखक तो इसको और भी बड़ा बताते हैं, कहते हैं आयरलैंड के तट तक फैला हुआ है। कमाल है। तो ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। और क्या इसे कोई ऑफिशियल मान्यता मिली है, जैसे अमेरिकी सरकार से? नहीं, बिल्कुल नहीं। अमेरिका का जो यूएस बोर्ड ऑन ज्योग्राफिक नेम्स है, वो इसे कोई ऑफिशियल ज्योग्राफिक लोकेशन नहीं मानता। नहीं एनओएए यानी नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसी संस्थाएं, उनके लिए ये बस अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। तो फिर ये कहानियां, ये लेजेंड, ये शुरू कहाँ से हुआ? क्या हमेशा से लोग डरते थे इस जगह से? नहीं, देखिए, बरमूडा ट्रायंगल नाम तो काफी बाद में आया। हाँ, इसके पास एक और जगह है, सारगासो सागर। सारगासो सी? हाँ, सुना है। उसकी रेप्यूटेशन थोड़ी रहस्यमयी जरूर थी पहले से। वहाँ समुद्री शैवाल मतलब सीवीड बहुत ज्यादा है और हवाएं भी अक्सर शांत रहती हैं। तो पुराने जमाने में जो सेलिंग शिप होते थे, वो वहाँ फंस जाते थे कभी-कभी। अच्छा। पर बरमूडा इलाके में अजीब तरह से गायब होने की घटनाओं का जिक्र शायद पहली बार सीरियसली 1950 में आया। एक एडवर्ड वैन विंकल जोन्स थे, EVW जोन्स। उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस के लिए एक आर्टिकल लिखा था। और उसमें उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने बस बरमूडा के आसपास के पानी में कुछ अजीब तरह से गायब होने की घटनाओं का जिक्र किया था। बहुत डिटेल में नहीं, पर एक इशारा था। और ये ट्रायंगल शेप, ये आइडिया कहाँ से आया? ये आया 2 साल बाद, 1952 में। एक मैगजीन थी, फेट मैगजीन। उसमें जॉर्ज एक्स सैंड नाम के लेखक ने एक आर्टिकल लिखा, सी मिस्ट्री एट आवर बैक डोर, हमारे पिछवाड़े समंदर का रहस्य। हाँ, कुछ ऐसा ही। और सैंड ने ही पहली बार फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच के इस तिकोने इलाके का जिक्र किया। अच्छा, तो ये थे वो जिन्होंने इसे ट्रायंगल बनाया? हाँ, कह सकते हैं। और उन्होंने अपने आर्टिकल में कुछ हाल की घटनाओं को जोड़ा जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई थी। जैसे एक ट्रैम स्टीमर था, सैंड्रा, वो गायब हो गया था। और फ्लाइट 19, उसका जिक्र था? बिल्कुल, फ्लाइट 19 जो दिसंबर 1945 में गायब हुई थी। 5 नेवी के प्लेन, उसका जिक्र था। फिर जनवरी 1948 में ब्रिटिश एयरवेज का प्लेन था, स्टार टाइगर, वो गायब हुआ। मार्च 1948 में एक छोटी फिशिंग बोट गायब हुई, जिसमें एक मशहूर जॉकी थे, एल्बर्ट स्नाइडर। हालांकि ये फ्लोरिडा बे में हुआ था, ट्रायंगल के अंदर नहीं शायद। अच्छा। फिर दिसंबर 1948 में एक DC-3 चार्टर फ्लाइट थी, प्यूर्टो रिको से मियामी जा रही थी, वो गायब हो गई। और जनवरी 1949 में एक और ब्रिटिश प्लेन, स्टार एरियल, वो भी लापता हो गया। अरे बाप रे, ये तो शुरुआती लिस्ट ही काफी लंबी है। स्टार टाइगर और स्टार एरियल,
दो ब्रिटिश प्लेन एक साल के अंदर। हाँ, दोनों BSAA के थे, ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज के थे। और ये काफी चिंता की बात थी उस समय, तो सैंड ने इन सबको एक साथ रखा, एक पैटर्न दिखाने की कोशिश की। तो इसके बाद ये बात कैसे फैली, मतलब एकदम से पॉपुलर कैसे हो गया ये आइडिया? इसको पॉपुलर बनाने में कुछ और लेखकों का बड़ा हाथ रहा। 1962 में एलन W. एकर्ट ने अमेरिकन लीजन मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा। उसमें उन्होंने फ्लाइट 19 के लीडर लेफ्टिनेंट टेलर के कथित आखिरी शब्दों को छापा। वो क्या थे? कुछ अजीब सा था शायद। हाँ, कुछ ऐसा कि वी कैनॉट बी श्योर ऑफ एनी डायरेक्शन, एवरीथिंग इज रॉन्ग, स्ट्रेंज, द ओशन डजंट लुक एज इट शुड। मतलब हमें किसी दिशा का यकीन नहीं, सब कुछ गलत है, अजीब, समंदर वैसा नहीं दिख रहा जैसा दिखना चाहिए। अब ये कितना सच था कहना मुश्किल है, पर इसने रहस्य को बहुत बढ़ा दिया। जाहिर है, इससे तो लगता है कि कुछ बहुत ही अनहोनी हो रही थी। बिल्कुल। फिर 1964 में एक और लेखक आए, विंसेंट गैडिस। अच्छा। उन्होंने आर्गोसी मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा जिसका टाइटल था द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल। अच्छा, तो ये नाम बर्मुडा ट्रायंगल यहाँ से आया। हाँ, गैडिस ने ही इस नाम को फेमस किया। उन्होंने भी इन घटनाओं को एक पैटर्न में देखा, और सिर्फ हाल की नहीं बल्कि 1840 तक की पुरानी घटनाओं को भी इसमें जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये सब एक रहस्यमयी इलाके में हो रहा है। बाद में 1965 में गैडिस ने इसी पर एक किताब भी लिखी, इनविजिबल होराइजन्स। और फिर तो किताबों की लाइन लग गई होगी, है ना, सुपरनैचुरल एंगल के साथ। एग्जैक्टली। गैडिस के बाद जॉन वॉलेस स्पेंसर की किताब आई, लिम्बो ऑफ द लॉस्ट, 1969। फिर रिचर्ड विनर की द डेविल्स ट्रायंगल, 1974। और सबसे ज्यादा जिसने इसे फेमस किया वो थे चार्ल्स बर्लिट्ज। हाँ, बर्लिट्ज का नाम तो बहुत सुना है। उनकी 1974 में आई किताब द बर्म्यूडा ट्रायंगल बेस्टसेलर बन गई। और इन लेखकों ने, खासकर बर्लिट्ज ने, अक्सर घटनाओं को बहुत सनसनीखेज तरीके से पेश किया और सुपरनैचुरल यानी अलौकिक कारणों की तरफ इशारा किया, जैसे UFOs, एलियंस, अटलांटिस की खोई हुई टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह। तो चलिए अब जरा कुछ सबसे डरावनी, सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाली घटनाओं पर आते हैं। ये फ्लाइट 19 वाला मामला, इसे थोड़ा और डिटेल में बताइए, ये इतना खास क्यों है? फ्लाइट 19, हाँ, ये दिसंबर 1945 की घटना है और ये शायद बर्मुडा ट्रायंगल मिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक केस है। इसमें हुआ ये कि अमेरिकी नेवी के 5 TBM एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर प्लेन थे। 5 प्लेन एक साथ? हाँ, 5 प्लेन जिनमें कुल 14 एयरमैन थे। वो फोर्ट लॉडरडेल, फ्लोरिडा से एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकले थे। नेविगेशन एक्सरसाइज थी। उन्हें पहले पूरब जाना था, फिर कुछ देर उत्तर और फिर वापस बेस पर लौटना था। बिल्कुल सिंपल रूटीन जैसा लगता है। हाँ, था तो रूटीन ही, लेकिन जो फ्लाइट लीडर थे, लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर, वो अनुभवी पायलट थे, पर उस दिन वो बुरी तरह रास्ता भटक गए। रेडियो ट्रांसमिशन से पता चलता है कि उन्हें लगा उनके दोनों कंपास खराब हो गए हैं। दोनों कंपास एक साथ? ये कैसे हो सकता है? यही तो अजीब बात थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो फ्लोरिडा कीज के ऊपर हैं या बहामास के ऊपर। वो पूरी तरह कंफ्यूज थे। रेडियो पर उनकी आवाज में बढ़ती हुई घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। वो कह रहे थे, सब कुछ गलत लग रहा है, हमें पता नहीं हम कहाँ हैं, समंदर भी अजीब दिख रहा है। ओह, और बेस से उन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही थी? बेस वाले लगातार उनसे कांटेक्ट में थे, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो पश्चिम की तरफ उड़ें तो फ्लोरिडा पहुंच जाएंगे। पर टेलर को शायद यकीन नहीं हो रहा था, या वो तय नहीं कर पा रहे थे कि पश्चिम किस तरफ है। आखिरकार जैसे जैसे शाम ढली और ईंधन खत्म होने लगा, उन्होंने फैसला किया कि वो सब एक साथ पानी पर लैंड करेंगे। और फिर उनका रेडियो कांटेक्ट टूट गया और उसके बाद कुछ नहीं। उन 5 प्लेन और 14 लोगों का कोई निशान नहीं मिला। कोई मलबा, तेल का निशान, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। नेवी ने अगले कई दिनों तब तक के इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। सैकड़ों जहाज, प्लेन, जमीन पर भी खोज हुई, लेकिन न कोई मलबा मिला, न कोई लाइफ जैकेट, न कोई बॉडी, जैसे वो हवा में ही गायब हो गए हों। ये वाकई में बहुत अजीब है, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई थी शायद। एक और प्लेन भी तो? हाँ, यही तो इस केस को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बनाता है। उसी शाम जब फ्लाइट 19 लापता हो चुकी थी, उन्हें खोजने के लिए कई सर्च प्लेन भेजे गए। उनमें से एक था PBM मैरिनो फ्लाइंग बोट। फ्लाइंग बोट? हाँ, जो पानी पर भी उतर सकता था। उसमें 13 लोग सवार थे।
वो भी टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद रडार से गायब हो गया। क्या मतलब खोजने गया प्लेन भी गायब? हाँ, ये तो डबल ट्रेजेडी हो गई। हालांकि इस दूसरे प्लेन के गायब होने का एक संभावित कारण है। पास के एक टैंकर जहाज ने उस इलाके में उसी समय के आसपास आसमान में एक बड़ा धमाका होते देखा था और बाद में पानी पर काफी तेल भी फैला हुआ पाया। धमाका? हाँ, और ये जो पीबीएम मैरिनर प्लेन थे, ये थोड़े बदनाम थे। इनमें फ्यूल वेपर्स लीक होने और उनसे धमाका होने का खतरा रहता था, खासकर जब वो फुल टैंक के साथ उड़ रहे हों, जैसा कि सर्च मिशन पर होता है। और उस शाम मौसम भी बिगड़ रहा था, तो बहुत मुमकिन है कि उस मैरिनर प्लेन के साथ एक दुखद हादसा हुआ हो। अच्छा, तो शायद वो धमाके में नष्ट हो गया। हाँ, ये ज्यादा लॉजिकल लगता है। पर चूंकि ये फ्लाइट 19 की खोज के दौरान हुआ, इसने उस पहली घटना के रहस्य को और गहरा दिया। लोग कहने लगे कि देखो, उस इलाके में कुछ तो गड़बड़ है जो प्लेन को निगल जाता है। समझ गया। ये वाकई एक दहला देने वाला किस्सा है। अब बात करते हैं यूएसएस साइक्लॉप्स की। ये भी एक बड़ा नाम है। हाँ, यूएसएस साइक्लॉप्स ये 1918 की घटना है। पहले विश्व युद्ध के दौरान ये अमेरिकी नेवी के इतिहास में जंग के अलावा सबसे बड़ी सिंगल लॉस ऑफ लाइफ वाली घटना है। इसमें कितने लोग थे? 306 लोग, क्रू और पैसेंजर मिलाकर। ये एक बहुत बड़ा कोलियर जहाज था, मतलब कोयला या दूसरा भारी सामान ढोने वाला। उस वक्त ये मैंगनीज ओर लेकर ब्राजील से बाल्टीमोर अमेरिका जा रहा था। और इसका भी कोई पता नहीं चला? नहीं, ये बारबाडोस में कुछ समय के लिए रुका था। वहां से निकलने के बाद इसका कोई अता पता नहीं चला। न कोई एसओएस सिग्नल भेजा, न कोई मलबा मिला, बस गायब। 306 लोग, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। इसके पीछे क्या थ्योरीज दी गई? कई थ्योरीज थीं। एक तो ये कि शायद कोई बड़ा तूफान आया हो और जहाज उसमें फंस गया हो। दूसरा, क्योंकि पहला विश्व युद्ध चल रहा था, तो हो सकता है किसी जर्मन सबमरीन या माइन का शिकार हो गया हो। हालांकि जर्मनी ने कभी ऐसा क्लेम नहीं किया। और कोई वजह? जहाज में कोई दिक्कत थी? हाँ, ये भी कहा जाता है कि उसका एक इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा था। और एक और थ्योरी है जो काफी मानी जाती है, वो है स्ट्रक्चरल फेलियर की। स्ट्रक्चरल फेलियर मतलब? बहुत भारी सामान जैसे मैंगनीज अयस्क ले जाने के लिए डिजाइन किए गए थे, लेकिन शायद ये अयस्क उनके डिजाइन की लिमिट से भी ज्यादा भारी था। लोड के कारण जहाज बीच समंदर में टूट गया हो और तुरंत डूब गया हो। क्या ऐसा पहले हुआ था इस तरह के जहाजों के साथ? साइक्लोप्स के बाद इसी क्लास के 2 और जहाज, यूएसएस प्रोटियस और यूएसएस नियरियस, वो भी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ठीक इसी तरह भारी अयस्क ले जाते हुए नॉर्थ अटलांटिक में बिना कोई सिग्नल दिए गायब हो गए थे। तो ये एक पैटर्न सा लगता है। शायद डिजाइन में ही कोई कमी थी। ओह, ये तो काफी कन्विंसिंग का लगता है। लेकिन फिर भी मलबा ना मिलना अजीब है। हाँ, मलबा ना मिलना हमेशा सवाल खड़े करता है। पर गहरे समंदर में, खासकर अगर जहाज अचानक टूटा हो, तो मलबा बहुत बड़े एरिया में फैल सकता है और जल्दी ही नीचे बैठ सकता है। अच्छा, एक और केस है कैरल ए डेरिंग का, 1921 का। वो क्या था? कैरल ए डियरिंग एक 5 मस्तूलों वाला बड़ा सा सेलिंग शिप था, एक स्कूनर। ये जनवरी 1921 में नॉर्थ कैरोलिना के तट के पास केप हैट्रिस पर जमीन में फंसा हुआ पाया गया। फंसा हुआ मतलब क्रैश? नहीं, मतलब रेत में धंसा हुआ। जहाज बिल्कुल सही सलामत लग रहा था, सेल लगे हुए थे, खाना भी मेस टेबल पर लगा हुआ था, लेकिन जहाज पर एक भी इंसान नहीं था। पूरा क्रू गायब था। क्या? ये तो भुता खाने लगती है। हाँ, बहुत अजीब था। लॉगबुक गायब थी, नेविगेशन इक्विपमेंट गायब थे और जहाज की 2 लाइफ बोट्स भी गायब थी। पर क्रू कहाँ गया, किसी को नहीं पता। तो क्या हुआ होगा? कोई थ्योरी? बहुत सारी थियरीज थी। FBI ने भी जांच की। समुद्री डकैती यानी पायरेसी का शक था। उस जमाने में रम रनर्स यानी शराब के तस्कर भी काफी एक्टिव थे, उन पर भी शक गया। यहाँ तक कि कम्युनिस्ट साजिश की भी बात हुई, बगावत की भी थियरी थी, पर कुछ भी साबित नहीं हो पाया। ये आज भी एक रहस्य है कि क्रू ने जहाज क्यों छोड़ा और उनका क्या हुआ। और इसे भी बर्मुडा ट्रायंगल से जोड़ा जाता है। हाँ, हालांकि ये घटना टेक्निकली ट्रायंगल के थोड़ा उत्तर में हुई थी, पर रहस्यमयी गायब होने की कहानियों में इसका जिक्र अक्सर आता है। ठीक है। अब इतने सारे रहस्यमयी किस्से सुनकर तो लगता है कि वाकई कुछ गड़बड़ है, लेकिन फिर आते हैं लैरी कुश जैसे लोग जो कहते हैं कि ये सब बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। बिल्कुल, लैरी कुश का काम इस पूरे मामले को समझने के लिए बहुत जरूरी है। वो एक लाइब्रेरियन थे और एक पायलट भी।
उन्होंने 1970s में बर्म्यूडा ट्रायंगल पर लिखी गई किताबों, खासकर बर्लिट्ज और गैडिस की किताबों की पड़ताल शुरू की। और उन्हें क्या मिला? उन्हें बहुत सी गड़बड़ियां मिली। उन्होंने पाया कि ये लेखक अक्सर घटनाओं को बहुत ज्यादा ड्रामेटिक बना देते थे, तथ्यों को नजरअंदाज कर देते थे या कभी-कभी बिल्कुल गलत जानकारी देते थे। जैसे कोई उदाहरण देंगे? हाँ, कई हैं। कुश ने बताया कि बर्लिट्ज ने अपनी किताब में एक नाविक डोनाल्ड क्रोहर्स्ट की नाव के गायब होने को एक बड़ा रहस्य बताया था, जबकि असलियत ये थी कि क्रोहर्स्ट ने दुनिया का चक्कर लगाने की रेस में धोखाधड़ी की थी, झूठी लोकेशन रिपोर्ट भेजी थी और शायद बाद में आत्महत्या कर ली थी। ये सब पब्लिक रिकॉर्ड में था, पर बर्लिट्ज ने इसे रहस्य बना दिया। ओह, मतलब जानबूझकर सच छुपाया। ऐसा लगता है। कुश ने एक और केस का जिक्र किया जहां एक लेखक ने बताया कि एक जहाज अटलांटिक के एक पोर्ट से निकलने के 3 दिन बाद गायब हो गया। कुश ने पता लगाया कि असल में वो जहाज प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन में उसी नाम के एक पोर्ट से निकला था और वहां डूबा था। लोकेशन ही पूरी तरह गलत बता दी गई थी। ये तो बहुत बड़ी गलती है। बिल्कुल। और कुश ने ये भी दिखाया कि कई घटनाएं जिन्हें ट्रायंगल का शिकार बताया गया, वो असल में ट्रायंगल के इलाके के बहुत बाहर हुई थीं। और मौसम के बारे में क्या? क्या लेखक मौसम की सही जानकारी देते थे? अक्सर नहीं। कुश ने ऑफिशियल वेदर रिपोर्ट्स और अखबारों की पुरानी रिपोर्ट्स को चेक किया। उन्होंने पाया कि कई घटनाओं के समय, जिन्हें रहस्यमयी बताया गया था, असल में भयानक तूफान चल रहे थे। लेकिन रहस्य बनाने वाले लेखकों ने या तो तूफान का जिक्र ही नहीं किया या फिर मौसम को बिल्कुल शांत बता दिया। ये तो सीधे सीधे धोखा हुआ। हाँ, कुश ने ये भी दिखाया कि कई बार ऐसा हुआ कि कोई जहाज लापता रिपोर्ट हुआ, पर बाद में वो देर से ही सही किसी बंदरगाह पहुंच गया। लेकिन लेखकों ने सिर्फ लापता होने की खबर छापी, उसके वापस आने की नहीं। इससे गायब होने वालों की संख्या बढ़ गई। अच्छा, मतलब रिसर्च बहुत ही लापरवाह थी। लापरवाह भी थी और शायद सनसनी फैलाने की नीयत भी थी। कुश ने एक और उदाहरण दिया 1937 के एक प्लेन क्रैश का, जिसे बर्लिट्ज ने रहस्य बताया, जबकि वो प्लेन डेटोना बीच फ्लोरिडा पर सैकड़ों लोगों के सामने क्रैश हुआ था। उसमें रहस्य जैसा कुछ था ही नहीं। तो फिर कुश का फाइनल निष्कर्ष क्या था? बर्मुडा ट्रायंगल का सच क्या है उनकी नजर में? कुश का निष्कर्ष बहुत साफ था। पहला, इस इलाके में जितने जहाज और प्लेन गायब होते हैं, वो यहाँ के ट्रैफिक और मौसम की स्थितियों को देखते हुए समंदर के किसी भी दूसरे व्यस्त इलाके से ज्यादा नहीं है। ये कोई असामान्य बात नहीं है। ठीक है। दूसरा, ज्यादातर गायब होने की घटनाएं न तो रहस्यमयी हैं, न अविश्वसनीय। उनके पीछे अक्सर खराब मौसम, मानवीय भूल, ह्यूमन एरर या तकनीकी खराबी, मैकेनिकल फेलियर जैसे लॉजिकल कारण होते हैं। तीसरा, लेखकों ने अक्सर तूफानों जैसी जरूरी जानकारी छुपाई, मौसम के बारे में गलत बयानी की और अधूरे रिसर्च के आधार पर गायब होने की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। तो मतलब पूरा लेजेंड ही गड़ा हुआ है? कुश के अनुसार हाँ। उनका कहना था कि बर्मुडा ट्रायंगल का लेजेंड एक मैन्युफैक्चर्ड मिस्ट्री है, एक गढ़ा हुआ रहस्य है, जिसे लेखकों ने जानबूझकर या अनजाने में गलत फहमियों, गलत लॉजिक और सनसनीखेज बातों का इस्तेमाल करके फैलाया है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। क्या और भी संस्थाएं या एक्सपर्ट्स हैं जो कुश की बात से सहमत हैं? हाँ बिल्कुल। लॉयड्स ऑफ लंदन का नाम आपने सुना होगा, दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री बीमा कंपनी। हाँ, सुना है। उन्होंने कई बार कंफर्म किया है कि उनके रिकॉर्ड्स के हिसाब से बर्मुडा ट्रायंगल में असामान्य रूप से ज्यादा जहाज नहीं डूबते। मतलब ये कोई ज्यादा खतरनाक इलाका नहीं है दूसरे व्यस्त समुद्री रास्तों के मुकाबले। और अगर ये इतना खतरनाक होता तो वो बीमा का प्रीमियम ज्यादा लेते हैं ना? एग्जैक्टली, पर वो ऐसा नहीं करते। वो इस इलाके से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए कोई एक्स्ट्रा या स्पेशल प्रीमियम चार्ज नहीं करते। ये अपने आप में एक बड़ा सबूत है। और यूएस कोस्ट गार्ड का क्या कहना है? वो तो वहां लगातार ऑपरेट करते हैं। यूएस कोस्ट गार्ड भी ऑफिशियली स्केप्टिकल है, मतलब वो भी इस रहस्य पर यकीन नहीं करते। उनका कहना है कि उन्होंने ऐसी हजारों घटनाओं की जांच की है और उन्हें कभी कुछ अलौकिक या रहस्यमय नहीं मिला। उनके रिकॉर्ड भी कई लेखकों के दावों को गलत साबित करते हैं। कोई उदाहरण है कोस्ट गार्ड की तरफ से? हाँ, उन्होंने 1972 में एक टैंकर डूबा था VA फॉग, उसका उदाहरण दिया था। एक लेखक ने दावा किया था कि जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, सिर्फ कप्तान की लाश मिली कैबिन में बैठी हुई। जबकि कोस्ट गार्ड ने न सिर्फ मलबे की तस्वीरें ली, बल्कि कई क्रू मेंबर्स की लाशें भी बरामद की थीं। और सबसे बड़ी बात,
ये जहाज टेक्सास के पास गल्फ ऑफ मेक्सिको में डूबा था, बर्मुडा ट्रायंगल में नहीं। अरे ये तो बिल्कुल ही अलग कहानी है। हाँ, तो कोस्ट गार्ड का कहना है कि ऐसी गलत जानकारी बहुत फैली हुई है। कई टीवी शो और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है इस पर, उनका क्या नजरिया रहा है? 1976 में बीबीसी ने एक फेमस शो बनाया था, नोवा होराइजन सीरीज में। उन्होंने भी यही निष्कर्ष निकाला कि जब आप ओरिजिनल सोर्सेज या घटना में शामिल लोगों से बात करते हैं तो रहस्य अपने आप गायब हो जाता है। उनका कहना था कि विज्ञान को बर्मुडा ट्रायंगल के सवालों का जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सवाल ही वैलिड नहीं लगते। और भी कोई स्टडी हुई है? हाँ, 2013 में WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों की एक लिस्ट जारी की थी। उसमें बर्मुडा ट्रायंगल का नाम टॉप 10 में नहीं था। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग है। और बहुत से स्केप्टिकल रिसर्चर्स जैसे अर्नेस्ट टेव्स, बैरी सिंगर, बेंजामिन रेडफर्ड, ये सब यही कहते हैं कि रहस्य और पैरानॉर्मल चीजें बिकती हैं, इसलिए उन पर बहुत सारा मटेरियल बनता है जो अक्सर भ्रामक या गलत होता है। मार्केट ऐसी किताबों और शोज को फेवर करता है जो रहस्य को जिंदा रखें। सही बात है। रहस्य में एक रोमांच होता है। बेंजामिन रेडफोर्ड ये भी कहते हैं कि समुद्र में गिरे प्लेन या डूबे जहाज को ढूंढना वैसे ही बहुत मुश्किल काम है। अगर मलबा नहीं मिलता तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई पैरानॉर्मल ताकत काम कर रही है, बस इतना है कि समंदर बहुत बड़ा और गहरा है। बिल्कुल। NOAA और US नेवी का भी यही मानना है कि ज्यादातर घटनाओं के पीछे प्राकृतिक कारण है। तूफान, गल्फ स्ट्रीम, कहीं कहीं पानी उठला है, और सबसे बढ़कर मानवीय भूल। हाँ, यही वैज्ञानिक सहमति लगती है। तो चलिए अब उन संभावित कारणों पर आते हैं जिनकी वजह से शायद ये हादसे होते हों। पहले वो पैरानॉर्मल वाली थियरीज जिन्होंने इस लेजेंड को इतना फैलाया। अटलांटिस वाली क्या कहानी है? हाँ, ये सबसे पॉपुलर सुपरनैचुरल थ्योरीज में से एक है कि बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे समंदर में खोया हुआ शहर अटलांटिस दबा हुआ है। अच्छा। और अटलांटिस के लोगों के पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी थी, शायद कोई क्रिस्टल या एनर्जी सोर्स जो आज भी एक्टिव है और जहाज़ों और प्लेन के नेविगेशन सिस्टम में गड़बड़ी पैदा करता है या उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है। ये तो सुनने में बड़ा फैंटेसी जैसा लगता है। इसका कोई आधार है? एक चीज़ है जिसे बिमिनी रोड कहते हैं। ये बहामास के पास पानी के नीचे कुछ अजीब सी पत्थर की संरचनाएं हैं सीधी लाइन में। कुछ लोग मानते हैं कि ये मानव निर्मित है, शायद अटलांटिस का हिस्सा। और वैज्ञानिक क्या कहते हैं? ज्यादातर जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये प्राकृतिक बीच रॉक फॉर्मेशन है। कोई ठोस सबूत नहीं है कि ये मानव निर्मित है। एक भविष्यवक्ता थे एडगर केसी, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अटलांटिस के अवशेष बिमिनी के पास मिलेंगे, जिससे इस थ्योरी को बल मिला। और UFOs वाली थ्योरी, एलियंस का क्या रोल है इसमें? चार्ल्स बर्लेट्स जैसे लेखकों ने UFOs और एलियंस को भी एक संभावित कारण बताया कि शायद एलियंस यहाँ आते हैं और जहाज़ों और लोगों का अपहरण कर लेते हैं, या उनका कोई अंडर वाटर बेस है। इसके लिए कोई भी सबूत नहीं है सिवाय कुछ सुनी सुनाई कहानियों के। और वो पैरेलल यूनिवर्स या टाइम वॉर्प वाली बात? हाँ, ये भी एक थ्योरी है कि बर्मुडा ट्रायंगल में स्पेस टाइम में कोई दरार है, कोई वर्म होल या पोर्टल है जो चीज़ों को किसी दूसरे डायमेंशन या दूसरे समय में खींच लेता है। ये भी पूरी तरह साइंस फिक्शन के दायरे में आता है। ठीक है, तो ये थी कुछ पैरानॉर्मल थ्योरीज। अब आते हैं प्राकृतिक स्पष्टीकरणों पर। सबसे पहले कंपास की गड़बड़ी, क्या ये सच है? जैसा हमने पहले बात की, कई किस्सों में कंपास में प्रॉब्लम का जिक्र आता है। फ्लाइट 19 का लीडर भी यही कह रहा था, लेकिन इस इलाके में कोई खास मैग्नेटिक एनोमली, मतलब कोई अजीब चुंबकीय गड़बड़ी नहीं पाई गई है। तो फिर कंपास क्यों गड़बड़ाते होंगे? देखिए, कंपास पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल्स की तरफ इशारा करता है, और मैग्नेटिक पोल्स और ज्योग्राफिक पोल्स ट्रू नॉर्थ एक जगह पर नहीं है। इन दोनों के बीच के एंगल को मैग्नेटिक वेरिएशन या डेक्लिनेशन कहते हैं। ये वेरिएशन दुनिया में जगह जगह बदलता रहता है। हाँ, ये तो नाविक जानते होंगे। बिल्कुल, अनुभवी नाविक और पायलट हमेशा अपने चार्ट्स पर इस वेरिएशन का करेक्शन करते हैं। अब बर्मुडा ट्रायंगल वाले इलाके से एक एगोनिक लाइन गुजरती है। एगोनिक लाइन, ये क्या है? ये वो लाइन है जहां पर मैग्नेटिक वेरिएशन शून्य होता है। मतलब उस लाइन पर मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ एक ही सीध में होते हैं। अच्छा। तो अगर कोई पायलट या नाविक इस बात से अनजान है या उसने अपना करेक्शन ठीक से नहीं किया है, तो एगोनिक लाइन के पास या उसे पार करते वक्त वो कंफ्यूज हो सकता है। उसे लग सकता है कि उसका कंपास अचानक बदल गया है। ये कोई रहस्य नहीं, बस नेविगेशन की एक जानी मानी बात है। समझ गया। तो ये कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, पर ये कोई मिस्ट्री नहीं है। सही।
दूसरा बड़ा फैक्टर है गल्फ स्ट्रीम। हाँ, वो तेज समुद्री धारा। एग्जैक्टली। ये मैक्सिको की खाड़ी से निकलकर फ्लोरिडा के पास से होते हुए नॉर्थ अटलांटिक में बहती है। ये समंदर के अंदर एक बहुत तेज नदी की तरह है। इसकी सतह पर रफ्तार 2 मीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है। ये तो काफी तेज है। हाँ, तो सोचिए, अगर कोई प्लेन क्रैश होकर पानी में गिरता है या कोई छोटी नाव इंजन फेल होने के बाद बहने लगती है, तो ये गल्फ स्ट्रीम उसके मलबे को या नाव को कुछ ही घंटों में मीलों दूर बहा ले जा सकती है। तो जहां हादसा हुआ वहां कुछ मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल। इससे सर्च ऑपरेशन बहुत मुश्किल हो जाता है। मलबा मिलता भी है तो वो ओरिजिनल लोकेशन से बहुत दूर मिलता है, और कई बार मिलता ही नहीं, जिससे लगता है कि चीज हवा में गायब हो गई। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर लगता है। और मानवीय भूल, ह्यूमन एरर, ये शायद सबसे कॉमन कारण है। ज्यादातर ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस का निष्कर्ष यही होता है: नेविगेशन में गलती कर देना, मौसम की चेतावनी को नजरअंदाज करना, जहाज या प्लेन की लिमिट से ज्यादा उसे पुश करना, फ्यूल का गलत अंदाजा लगाना। कोई उदाहरण है ह्यूमन एरर का? हाँ, जैसे 1958 में हार्वी कॉनोवर नाम के एक अनुभवी सेलर थे। वो अपनी यॉट रिवोनोक को फ्लोरिडा के दक्षिण में एक खतरनाक तूफान में लेकर चले गए चेतावनियों के बावजूद, और वो अपनी यॉट समेत गायब हो गए। फ्लाइट 19 में भी भले कंपास की बात हुई, पर लीडर की नेविगेशन में गलती को भी एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। और मौसम, यहाँ का मौसम कितना खतरनाक हो सकता है? बहुत ज्यादा। ये इलाका अटलांटिक हरिकेन बेल्ट में आता है। हर साल यहाँ से कई बड़े हरिकेन गुजरते हैं। हरिकेन तो बहुत तबाही मचाते हैं। हाँ, हजारों जाने ले चुके हैं इतिहास में। 1502 में स्पेन का एक पूरा जहाजी बेड़ा यही एक हरिकेन में डूब गया था। आज तो सैटेलाइट है, हमें पहले से पता चल जाता है, पर पुराने जमाने में चेतावनी मिलना बहुत मुश्किल था। जहाज अचानक से भयानक तूफान में फंस जाते थे। और हरिकेन के अलावा अचानक आने वाले लोकल थंडरस्टॉर्म्स भी यहाँ बहुत कॉमन है। गर्म और ठंडी हवा के मिलने से बिना किसी खास चेतावनी के बहुत तेज हवाएं और भारी बारिश शुरू हो सकते हैं। एक और चीज होती है डाउनड्राफ्ट। डाउनड्राफ्ट? हाँ, ठंडी हवा का एक बहुत तेज झोंका जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ये छोटे प्लेन या सेलबोट को अचानक पलट सकता है। 1986 में प्राइड ऑफ बाल्टीमोर नाम का एक जहाज डूबा था। उसके बचने वाले क्रू ने बताया कि हवा अचानक 30-40 किलोमीटर से बढ़कर 100-140 किलोमीटर हो गई थी। शायद ये डाउनड्राफ्ट था। और वाटर स्पाउट्स, वो पानी के बवंडर? हाँ, वाटर स्पाउट्स भी यहाँ बनते हैं। ये पानी के ऊपर बनने वाले टॉर्नेडो जैसे होते हैं। ये भी छोटी नावों और हल्के विमानों के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो मौसम वाकई एक बड़ा विलन है यहाँ। बिल्कुल। अब एक और दिलचस्प थ्योरी है मीथेन हाइड्रेट्स की। हाँ, आपने पहले जिक्र किया था कि समुद्र के नीचे से गैस निकलती है। हाँ, देखिए, महाद्वीपों के किनारे जो समंदर की ढलान होती है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वहाँ तलहटी में कुछ जगहों पर भारी मात्रा में मीथेन गैस बर्फ जैसे क्रिस्टल में फंसी हुई होती है। इन्हें मीथेन हाइड्रेट्स कहते हैं। ठीक है। थ्योरी ये है कि अगर कभी समुद्र के नीचे कोई भूस्खलन हो या कोई और डिस्टर्बेंस हो, तो ये हाइड्रेट्स अस्थिर हो सकते हैं और अचानक से बड़ी मात्रा में मीथेन गैस बुलबुलों के रूप में ऊपर की तरफ रिलीज हो सकती है। इसे मड वोल्केनो भी कहते हैं। और इससे क्या होगा? जब पानी में बहुत सारे गैस के बुलबुले मिल जाते हैं, तो पानी का घनत्व यानी डेंसिटी एकदम से कम हो जाता है। अब जहाज तैरता क्यों है? क्योंकि वो अपने वजन के बराबर पानी हटाता है और पानी उसे ऊपर धकेलता है, यानी बॉयंसी। लेकिन अगर पानी का घनत्व ही कम हो जाए, तो जहाज को मिलने वाला उछाल भी कम हो जाएगा। तो जहाज डूब जाएगा? हाँ, थ्योरी कहती है कि जहाज अचानक बिना किसी वार्निंग के नीचे डूब सकता है, जैसे किसी लिफ्ट में केबल टूट जाए। क्या इसका कोई सबूत है? क्या ऐसा होते हुए देखा गया है? लैब में स्केल मॉडल शिप्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं ऑस्ट्रेलिया में, और उन्होंने दिखाया है कि अगर नीचे से बड़े बुलबुले छोड़े जाएं, तो मॉडल शिप वाकई डूब सकता है। अच्छा। और USGS यानी अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ये कंफर्म करता है कि बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे, खासकर ब्लेक रिज नाम की जगह पर, मीथेन हाइड्रेट्स के बहुत बड़े भंडार हैं। तो क्या ये वाकई हादसों का कारण हो सकते हैं? देखिए, USGS का ये भी कहना है कि उनके अध्ययन के अनुसार पिछले करीब 15,000 सालों में इस इलाके से कोई बहुत बड़ा मीथेन गैस रिलीज होने का सबूत नहीं मिला है। पर सवाल ये है कि क्या छोटे छोटे लोकल रिलीज हो सकते हैं जो किसी एक जहाज के लिए खतरनाक हो? ये अभी पूरी तरह साबित नहीं हुआ है, पर यह एक इंटरेस्टिंग और संभावित प्राकृतिक व्याख्या जरूर है। मलबा भी शायद गैस के साथ नीचे दब जाए,
या फिर गल्फ स्ट्रीम उसे बहा ले जाए। ये थ्योरी सोचने पर मजबूर करती है। और वो दैत्याकार लहरें, रोग वेव्स। रोग वेव्स भी एक बहुत खतरा है खुले समंदर में। ये अचानक बनने वाली बहुत ही ऊंची और शक्तिशाली लहरें होती हैं जो आसपास की लहरों से बिल्कुल अलग, दुगनी तिगनी ऊंची हो सकती हैं, कभी-कभी 100 फीट या उससे भी ज्यादा। 100 फीट ऊंची लहर, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, और ऐसी एक अकेली लहर भी किसी बड़े से बड़े जहाज को तोड़ सकती है या उसे पलट सकती है, और ये इतनी तेजी से होता है कि शायद डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने का भी मौका ना मिले। प्लेन अगर नीचे उड़ रहा हो तो उसे भी चपेट में ले सकती है। और क्या ये बर्मुडा ट्रायंगल में ज्यादा बनती हैं? माना जाता है कि रोग वेव्स उन लोगों पर बनने की संभावना ज्यादा होती है जहां तेज समुद्री धाराएं जैसे गल्फ स्ट्रीम विपरीत दिशा से आने वाली तेज हवाओं या तूफानों से टकराती हैं, और ऐसी स्थितियां बर्मुडा ट्रायंगल वाले इलाके में अक्सर पैदा होती हैं। तो हाँ, ये भी एक संभावित कारण हो सकता है कुछ अनसुलझे मामलों का। एक और चीज का जिक्र आता है कभी-कभी, इलेक्ट्रॉनिक फॉग। ये क्या है? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक फॉग की कुछ रिपोर्ट्स हैं। कुछ पायलटों ने दावा किया है कि वो एक अजीब से घने हरे या ग्रे रंग के धुंध में घुस गए, जिसके अंदर उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कंपास, रेडियो सब ने काम करना बंद कर दिया। और जब वो उस फॉग से बाहर निकले तो सब ठीक हो गया, पर वो काफी समय या दूरी खो चुके थे। ठीक है, क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? नहीं, इसका कोई स्थापित वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है। ये ज्यादातर किस्से कहानियों जैसा लगता है। हो सकता है ये किसी असामान्य मौसम की घटना जैसे सेंट एल्मोस फायर और उपकरण में आई खराबी का मिला-जुला असर हो, जिसे लोगों ने बाद में इस तरह से याद किया हो, पर इससे कोई स्थापित थ्योरी नहीं माना जाता। ठीक है, तो हमने बहुत सारे संभावित कारण देखे, पैरानॉर्मल से लेकर प्राकृतिक तक, और ऐसा लगता है कि ज्यादातर वैज्ञानिक और जांचकर्ता प्राकृतिक कारणों को ही जिम्मेदार मानते हैं। हाँ, आम सहमति यही है कि बर्मुडा ट्रायंगल कोई श्रापित या अलौकिक जगह नहीं है। ये बस अटलांटिक महासागर का एक व्यस्त और कभी-कभी खतरनाक हिस्सा है, जहां मौसम खराब हो सकता है, नेविगेशन मुश्किल हो सकती है और इंसान गलतियां कर सकते हैं, और इन सब का नतीजा हादसों के रूप में सामने आता है। लैरी कुश जैसे लोगों की रिसर्च ने दिखाया है कि कैसे इन हादसों को बढ़ा चढ़ाकर एक रहस्य का रूप दे दिया गया। Okay, so we hope you liked today's discussion. For more such talks, subscribe to our channel Phantom Dastan. बिल्कुल, पर जाते जाते एक सवाल मन में फिर भी कहीं ना कहीं अटकता है। इतने सारे लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस, इतने सारे तर्क, कुछ की रिसर्च, सब कुछ अपनी जगह ठीक है, लेकिन फिर भी क्या फ्लाइट 19 के 5 प्लेन का या USS साइक्लोप्स जैसे विशाल जहाज का बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाना, क्या ये पूरी तरह से समझाया जा चुका है? क्या उस मलबे का आज तक ना मिलना अभी भी थोड़ी सी शक की गुंजाइश नहीं छोड़ता? क्या गहरे समंदर के सीने में अब भी कुछ ऐसे राज दफन हैं जिन्हें हम आज की टेक्नोलॉजी से भी नहीं समझ पाए हैं? ये सोचने वाली बात जरूर है।